हेलो। तो अब हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं मॉडर्न इंडिया के, और हम चलते हैं अब मराठा एम्पायर पे। मराठा एम्पायर, ठीक है। देखिए, तो मराठा एम्पायर जो था वो बेसिकली आप मेडाइवल से स्टार्ट होता है और मॉडर्न की तरफ जाता है, ठीक है। तो इनका काल आप देख लो तो शिवाजी के बर्थ से 1627 से लेकर 1818, जब लास्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ था, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर की ट्रीटी हुई थी तब, है ना, तब तक आप कंसिडर कर सकते हो। तो मराठा एम्पायर को अगर आप देखोगे तो 1627 से लेकर 1818 तक आप इसको स्ट्रेच कर सकते हो। तो ये जो स्ट्रेच आप देख रहे हो इसमें, इसको हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। इसको दो भाग में हम डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। एक भाग जो मेडाइवल में आएगा, मेडाइवल जब औरंगजेब, अकबर और शाहजहां की बात हो रही है उसकी, तो उस काल को हम कहेंगे शिवाजी का काल, ठीक है। मेडाइवल में हम पढ़ेंगे। और मेडाइवल पीरियड हम कहाँ से कहाँ तक कंसिडर करेंगे, तो 1627 से जब शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था और 1713 तक जब पहले पेशवा साहू जी महाराज ने अपॉइंट किया था, ठीक है, जो कि थे हमारे बालाजी विश्वनाथ। तो इसके बाद 1713 के बाद जब पेशवा आए तो उसको हम मॉडर्न में पढ़ेंगे, ठीक है। मॉडर्न पीरियड दो भाग में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। ये हो जाएगा 1713 से लेकर 1818 तक, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं शिवाजी का काल, है ना। इसको हम कह सकते हैं शिवाजीज पीरियड, शिवाजीज पीरियड। और इसको कह सकते हैं हम पेशवास, पेशवा पीरियड, ओके। इसको हम कहेंगे पेशवा पीरियड, ठीक है। बालाजी विश्वनाथ से स्टार्ट होता है ये। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले शिवाजी से, ठीक है। और उससे पहले एक मैप में हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक्सटेंशन कैसे कैसे होगा, ठीक है। तो ये है हमारा इंडिया, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा इसका अकोमोडेट कर लीजिएगा, ठीक है। ये है हमारा इंडिया, ठीक है। तो हमारा जो फोकस है, सबसे पहला काल होगा शिवाजी का। तो शिवाजी के टाइम पे आप देखोगे जो एक्सटेंशन था कुछ यहां तक था, ठीक है। जो एक्सटेंशन आप देखोगे मराठा एम्पायर का, तो कुछ ये एक्सटेंशन था शिवाजी के पीरियड में, ठीक है। लगभग अप्रोक्सीमेटली ये शिवाजी का पीरियड है, शिवाजी पीरियड। और इसके बाद आप देखोगे तो इनका एक्सटेंशन और ज्यादा हो जाता है, ठीक है। जब बालाजी बाजीराव आते हैं तब, है ना, बाजीराव प्रथम के बाद उनके जो पुत्र होते हैं बड़े वाले बालाजी बाजीराव, तो उनके काल में लगभग ये पूरा एक्सटेंशन हो जाता है। आप देखोगे तो यहां तक इनका एक्सटेंशन हो जाता है लगभग, है ना। ये पूरा आप देख रहे हो ना, ये पूरा एक्सटेंशन हो जाएगा किनके काल में, बालाजी बाजीराव के, ठीक है, पेशवा। ये है आपका सबसे ज्यादा एक्सटेंशन उन्हीं के काल में था, बालाजी बाजीराव के, ठीक है। ये मस्तानी वाले बाजीराव नहीं है, मस्तानी वाले इनके पिता थे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी कहानी शिवाजी से। तो सबसे पहले आते हैं हमारे शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज, शिवाजी महाराज। तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो जन्म हुआ था, उनका काल हम एक बार देख लेते हैं। तो उनका जन्म हुआ था 1627 में, शिवनेरी फोर्ट में हुआ था। आप अभी भी जा सकते हैं वहां पे, देख सकते हैं उस फोर्ट को, काफी अच्छे तरीके से मेंटेन किया जा रहा है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। और 1680 में उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो कब उनका जन्म हुआ था, उनका जन्म हुआ था कहां पे, शिवनेरी फोर्ट में, शिवनेरी फोर्ट में, शिवनेरी या शिवनेर फोर्ट में, ठीक है, 1627 में, ओके। 1627 में इनका जन्म हुआ था। इनके फादर का नाम क्या था, तो इनके फादर एक्चुअल में उनका नाम था शाहजी भोसले, ठीक है, शाहजी भोसले।
और आप देखो कि ये भोंसले डायनेस्टी के हैं, ओके, शिवाजी महाराज, और बाकी जो भी इनके आएंगे उनको हम भोंसले डायनेस्टी में ही रखेंगे, ओके। तो शाहजी महाराज है ना, शाहजी भोंसले, वो मुगल के एक्चुअल में कमांडर थे। मुगल ने उनको कुछ जागीर वगैरह दिया हुआ था डेक्कन में, ठीक है, बीजापुर में भी दिया हुआ था, और वो कमांडर भी थे काफ़ी अच्छे, ठीक है। और इनके माता जी का जो नाम था शिवाजी महाराज के, वो थे जीजाबाई, जीजाबाई, ओके। और इनसे रिलेटेड कुछ पॉलिटिकल फैक्ट्स हैं, और उसको देखने से पहले हम लोग एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि ये अचानक मराठास कहाँ से आ गए, है ना। आप देख रहे हो कि इस काल में कि डेक्कन में किनका राज है, मुगल्स का। तो अचानक से ये कहाँ से आ गए मराठास, है ना। और शिवाजी महाराज कहते हैं कि मुझे हिंदू राष्ट्र बनाना है, उन्होंने कहा, और उन्होंने बनाया भी लगभग, है ना। तो सौराष्ट्र की उन्होंने कल्पना की थी। तो ये आए कहाँ से, तो आपको अगर याद होगा कि मेडाइवल पीरियड में, है ना, भक्ति आंदोलन चालू था, और सबसे ज़्यादा पीक पे इसी टाइम पे था, 15th सेंचुरी और 17th सेंचुरी में सबसे पीक पे था उस टाइम पे, ओके। और कुछ गुरुज थे उस टाइम पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एक गुरु का नाम है जो इनके स्पिरिचुअल गुरु भी थे, ठीक है। तो उनका नाम था, इनके स्पिरिचुअल गुरु, स्पिरिचुअल मास्टर, है ना, मास्टर या गुरु जो थे वो थे सामर्थ रामदास, ठीक है। तो ये भक्ति आंदोलन के में जो गुरुज थे उनमें से ये एक थे, ठीक है। इनका जो लिखा हुआ बुक है दास बोध, ठीक है, ये आप याद रख सकते हो कि रामदास ने, सामर्थ रामदास जी ने क्या लिखा था, दास बोध लिखा था, और ये बेसिकली जो भक्ति आंदोलन थे उनसे आए हुए थे, ठीक है। तो उस टाइम पे सबसे पीक में था भक्ति आंदोलन, नॉर्थ में भी चला गया था बहुत ही एक्सटेंसिव लेवल पे, ऑलराइट। और उसका कारण क्या था भक्ति आंदोलन का बेसिकली पीक पे जाने का, तो ऑब्वियस सी बात है औरंगजेब, है ना। औरंगजेब की पॉलिसी, मुगल्स की पॉलिसी जो थी, अकबर तो ठीक थे, बट आगे पीछे आप देखोगे तो काफ़ी उतल पुतल आपको देखने को मिलेगा पॉलिसीज में, ठीक है। जजिया एंड सो ऑन, बहुत सारे टैक्स लगाते थे, मंदिरों को तोड़ा जाता था, सब नहीं करते थे, लेकिन ज़्यादा एक्सटेंसिव लेवल पे ये चीज़ होता था। तो इसी को देखते हुए, और इनकी जो जीजाबाई थी ना, शिवाजी महाराज की माता जी, तो वो काफ़ी पढ़ी लिखी थी, है ना, पढ़ी लिखी थी इन द सेंस ये भी इंटेलेक्चुअल थी, और एकदम सनातनी धर्मी थी, है ना। तो इसीलिए इसका असर किन पे पड़ा, शिवाजी पे पड़ा। और कहते हैं कि जो शाहजी भोसले थे वो 1637 में डेक्कन चले गए, बेंगलोर चले गए, ठीक है, बेंगलोर चले गए थे छोड़ के सब कुछ। तो उसके बाद इन्होंने गद्दी को संभाला, है ना, इन्होंने गद्दी को संभाला उसके बाद शिवाजी ने। तो इनका उम्र कितना होगा उस टाइम पे, सिर्फ 10 साल, 10 ईयर्स। तो सिर्फ 10 साल की उम्र में इन्होंने गद्दी को संभाला। इन्होंने घोषणा किया उसी टाइम पे कि हिंदू राष्ट्र को हम बनाएंगे, ठीक है, बचपन की बात है। लेकिन फिर उनका कॉरोनेशन होता है ना 1674 में। कॉरोनेशन मतलब जब उनको छत्रपति का टाइटल दिया जाता है और हिंदू स्वराज की वो घोषणा करते हैं, है ना। तो उस टाइम पे भी ये बोलते हैं कि मुझे एक हिंदू राष्ट्र बनाना है, ठीक है। तो वहां से इनका आप कह सकते हैं आरंभ हुआ था। और आप डेक्कन का एरिया देखोगे, जिस एरिया में ये थे, आपको लेके चलता हूँ। तो ये जो आप देख रहे हो ये पोर्शन, यहाँ पे आपको पता है ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, ये वेस्टर्न घाट का रीजन है कि नहीं, वेस्टर्न घाट है, और यहाँ तो प्लेट्यू ही है पूरा, करेक्ट। तो ये वेस्टर्न घाट का जो रीजन है ये पहाड़ी रीजन है, पहाड़ी है और काफ़ी डेंस फॉरेस्ट है वहाँ पे, ठीक है। तो इस कारण इस एरिया में ना गोरिल्ला वॉरफेयर काफ़ी ज़्यादा होता था, है ना। क्या होता था, जो अब मैंने आपको कब बताया था, जाट के केस में भी बताया था। तो गोरिल्ला वॉरफेयर काफ़ी डोमिनेंट था इस जगह पे, ठीक है। तो इसलिए मराठास जो थे इसी वॉरफेयर का इस्तेमाल करते थे और काफ़ी इफेक्टिव थे, ठीक है, और ऑब्वियसली ब्रेव थे, ऑलराइट। तो हम बात कर रहे थे स्पिरिचुअल मास्टर की, सामर्थ रामदास। और एक और मास्टर आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है, और वो है इनके पॉलिटिकल मास्टर, ठीक है, पॉलिटिकल मास्टर। तो इनके जो पॉलिटिकल मास्टर थे वो थे दादा कोंडादेव, ठीक है, ये इनके पॉलिटिकल मास्टर थे।
शिवनेरी फोर्ट कहाँ पे, आप सबको पता होना चाहिए ये चीज़, तो ये पूना में है, ठीक है, मैं गया वो वहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा फोर्ट है वो, और बहुत चढ़ना पड़ता है, ऊपर जाना पड़ता है, लेकिन वहाँ से पूरा आपको दिखाई देगा, है ना, जो आपको पूरा जो एक्सटेंशन है ना फ्लैट, सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे जाइएगा तो आपको पूरा दिखेगा। ओके, तो ये स्पिरिचुअल मास्टर हमने देखा, ठीक है, कहाँ पे इनका बर्थ हुआ, और इन्हें कहा जाता है सेवियर ऑफ हिंदू रिलीजन। क्या कहा जाता है इनको, छत्रपति को सेवियर ऑफ हिंदू, ओके, रिलीजन, ठीक है, इसका टाइटल दिया जाता है। तो ये इनका इनिशियल लाइफ हो गया, ठीक है। तो इनिशियल लाइफ आपने देखा कि 1637 में शाहजी भोसले चले गए बेंगलोर, है ना, इनको कारोबार संभालना पड़ा, जीजा भाई उनकी मदर थी उनका हेल्प करने के लिए, और पॉलिटिकल मास्टर भी थे, है ना, कौंडदेव। तो उसके बाद काफ़ी हम सीधा फैक्ट पे आते हैं कि कौन कौन से विक्ट्रीज उन्होंने की, ठीक है। तो विक्ट्रीज बाय शिवाजी, तो शिवाजी की कौन कौन से विक्ट्रीज, जो इंपॉर्टेंट विक्ट्रीज आपको याद रखने के लिए है, आपको याद रखनी चाहिए, तो वो है 1643 में, है ना, मैं लिस्ट कर देता हूँ, ये फैक्चुअल चीज़ है, ठीक है। तो 1643 में उन्होंने सिंहगढ़ फोर्ट जीता था, ठीक है। सिंहगढ़ फोर्ट उन्होंने 3 बार जीता था, ठीक है। 2 बार तो मुगल से छीना, और एक बार जब राजा जयसिंह आए थे, हम बात करेंगे 1664 की कहानी है ना। तो जब राजा जयसिंह आए थे तो उस टाइम पे भी उन्होंने ट्रीटी ऑफ पुरंदर उन्होंने किया था जयसिंह के साथ, और फिर ये वापस कर दिया था, तो फिर सिंहगढ़ फोर्ट को कैप्चर किया था दोबारा से, ठीक है। और एक फेमस है तन्ना जी, जिनकी मूवी भी आई हुई थी जिनके बारे में, तो उन्होंने इसको कैप्चर करने में मदद किया था, बट उनको मटायर होना पड़ा था, वो शहीद हो गए थे। तो 1643 में इन्होंने सिंहगढ़ फोर्ट किया, कहाँ से किया, तो बीजापुर के जो थे सुल्तान, उनसे किया, सुल्तान नहीं, गवर्नर, आपको होगा उस टाइम पे। फिर 1646 में, है ना, तारन विक्ट्री, तो बस फैक्चुअल चीज़ें हैं, ठीक है, उतना बस आपके दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। तारन में इन्होंने विक्ट्री लिया, ओके। फिर 1656 में कहते हैं कि इन्होंने 200 से ज़्यादा, पूरे काल में 200 से ज़्यादा किलो को जीता, है ना। आप देखिए, यही सोचने वाली बात है, कितने ब्रेव थे ये। जावली, ठीक है, जावली जो उन्होंने जीता वो किन से जीता था, तो वो चंद्र मौर्य से उन्होंने जावली जीता था। फिर 1658 में उन्होंने रायगढ़ फोर्ट जीता था, और उसके बाद इन्होंने उसका कैपिटल बना दिया था, ठीक है। रायगढ़ फोर्ट किससे जीता था, तो चंद्रराव से जीता था, चंद्रराव, देखिए चंद्र मौर्य और चंद्रराव, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। तो रायगढ़ फोर्ट उन्होंने जीता, और रायगढ़ फोर्ट को उन्होंने वहीं पे रायगढ़ को कैपिटल भी बनाया था, ठीक है। और कौन कौन सी विक्ट्रीज हैं जो मुगल के खिलाफ आई थी, तो उन्होंने कोंकण में विक्ट्री लिया था 1657 में, ओके। और उनकी आखिरी विक्ट्री कौन सी थी, तो कर्नाटक में उन्होंने बहुत सारी विक्ट्रीज ली थी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप याद रख सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, उन्होंने जिंजी फोर्ट भी कैप्चर किया था, ठीक है, उन्होंने जिंजी भी कैप्चर किया था, जिंजी, ओके, जो साउदर्न कैपिटल था उनका, तो साउथ का कैपिटल उन्होंने बनाया था, वही था जिंजी। देखिए, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि शिवाजी ने बहुत सारे फोर्ट्स जीत लिए थे, है ना, मुगल के बोलते हैं नाक में दम कर दिया था, और ज़्यादा अफेक्ट जो हुए थे वो औरंगजेब हुए थे, वो परेशान हो गए थे शिवाजी से, ठीक है। तो उन्होंने और मुगल बादशाह लोगों ने भी बहुत सारे एक्सपेडिशन इनके खिलाफ भेजा था, ठीक है, किनके खिलाफ, शिवाजी के खिलाफ, अगेंस्ट। तो शिवाजी के खिलाफ जो एक्सपेडिशन भेजा था अगेंस्ट शिवाजी, उनकी हम बात करते हैं, ठीक है, अगेंस्ट। तो पहला एक्सपेडिशन आप देखोगे तो बीजापुर, तो 1659 में, है ना, अफजल खान जो बीजापुर के गवर्नर थे उस टाइम पे, अफजल खान, उनको भेजा गया था इनको सबड्यू करने के लिए, लेकिन उन्होंने
अफजल खान को ही मार दिया। ठीक है, अफजल खान वॉज डिफीटेड और किल्ड बाय शिवाजी, किल्ड बाय शिवाजी। उनको भेजा और उसी को मार दिया। ठीक है, शिवाजी को ही मार सॉरी अफजल खान को ही खत्म कर दिया शिवाजी महाराज ने। फिर अगले साल 1660 में, ठीक है, फिर औरंगजेब ने अपॉइंट किया, किसको अपॉइंट किया? शाइस्ता खान, शाइस्ता खान को अपॉइंट किया गवर्नर ऑफ डेक्कन। शाइस्ता खान को was appointed as the governor of डेक्कन। ठीक है, गवर्नर ऑफ डेक्कन बना के उनको भेजा, गवर्नर ऑफ डेक्कन। और शिवाजी महाराज ने क्या किया? खत्म, इनकी भी कहानी खत्म कर दी, है ना, और डेक्कन में अधिकार कर लिया अपना। ओके, उस टाइम पे शरदेश मुखी और चौथ भी कलेक्ट करना चालू कर दिया था इन्होंने। ठीक है, तो 1660 में अपॉइंट किया गया था उनको गवर्नर, और 63 में इनको इन्होंने डिफीट कर दिया। 1663 में शिवाजी डिफीटेड शाइस्ता खान, डिफीटेड शाइस्ता खान, है ना, शाइस्ता खान को डिफीट कर दिया और इन्वेड कर लिया डेक्कन को, है ना, और टैक्स वसूल करने लगे। तो इनके खिलाफ ये एक्सपेडिशंस थे। फिर आप देखोगे तो शिवाजी महाराज को सूरत से बहुत लगाव था। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे जो सूरत था ना, आप देखोगे कि ब्रिटिशर्स की भी कंपनी थी वहाँ पे, डच की भी कंपनी थी वहाँ पे, है ना, और ब्रिटिशर्स ने तो उसको कैपिटल बना रखा था उस टाइम पे, फ्रेंच की भी थी, है ना, तो सारे एक ट्रेडिंग सेंटर था वहाँ पे, लाखों के अमाउंट में पैसा वहाँ से कलेक्ट होता था, टैक्स। ठीक है, शिवाजी की नज़र वहाँ पे पड़ी और 2 बार उन्होंने वहाँ पे हमला किया और पैसे छीने। ब्रिटिशर्स वगैरह को तो नहीं किया हानि, उनका जो टारगेट था वो मुगल थे। ठीक है, तो मुगल के से कलेक्ट किया पूरा पैसा और वहाँ से गए। ठीक है, अब औरंगजेब परेशान थे, तो फिर भेजा गया राजा जयसिंह को। किनको भेजा गया? राजा जयसिंह। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये राजा सवाई जयसिंह नहीं है। ठीक है, ये राजा जयसिंह है प्रथम। राजा सवाई जयसिंह जो हमने पढ़ा था राजपूताना में, और जयसिंह द्वितीय हैं जो इनके बाद आए थे, है ना, इनके बीच में एक गैप है। ठीक है, ये वंश के सेम है, सेम वंश के हैं दोनों, जयसिंह और राजा सवाई जयसिंह। ठीक है, आमेर यानी जयपुर के ही ये राज्य, है ना, राजा थे दोनों। तो ये जयसिंह थे कमांडर, और बहुत ही केपेबल कमांडर, राजपूत कमांडर थे। इनको असाइन किया गया कि जाओ भाई शिवाजी को थोड़ा समझाओ। ठीक है, तो ये गए 1665 में, ठीक है, शिवाजी को समझाने। और उस काल में फिर वॉर हुआ था, आपको याद हो, बैटल ऑफ पुरंदर। ठीक है, तो शिवाजी महाराज और राजा जयसिंह के बीच में, है ना, बैटल ऑफ पुरंदर हुआ, है ना, बैटल ऑफ पुरंदर। तो जयसिंह ने एडवांटेज लिया शिवाजी पे, है ना, उन्होंने कह सकते हैं कि जीता 1665 में। तो जीतने के बाद दोनों में अंडरस्टैंडिंग थी, दोनों, है ना, उस टाइम पे आप देख ही रहे हो कि शिवाजी को सेवियर ऑफ हिंदू कहा जाता है रिलीजन, और जयसिंह भी हिंदू थे उस टाइम पे, है ना, मतलब थे, तो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग थी। तो अंडरस्टैंडिंग से उन्होंने फिर ट्रीटी ऑफ पुरंदर किया। क्या किया? यहां से निकल के आया ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ओके, ट्रीटी ऑफ पुरंदर किनके बीच में हुआ था भाई? तो जयसिंह और शिवाजी के। तो इस पुरंदर के ट्रीटी में डिसाइड किया गया कि शिवाजी ने तो बहुत सारे फोर्ट जीत रखे थे, है ना, तो कहा गया कि 23 फोर्ट को, इसके अकॉर्डिंग में क्या हुआ, कहा गया कि 23 फोर्ट्स को वापस कर दिया जाए, फोर्ट्स टू बी रिटर्न टू मुगल। ठीक है, और कौन कौन से फोर्ट? तो फोर्ट में शिवनेरी फोर्ट भी था रिटर्न। ठीक है, शिवनेरी फोर्ट भी था उसमें रिटर्न करने के लिए, जो जीता गया था बहुत मुश्किल से।
तो इनके बाद ये जब ट्रीटी हुआ तो उसके बाद जो इनकी माता जी थी शिवाजी की, जीजाबाई, वो काफ़ी नाराज़ हुई थी, ठीक है, शिवाजी के ऊपर, और उन्होंने कहा था कि ये वापस जीतने के लिए, ठीक है, मुगल से। उसके बाद क्या था पुरंदर में था कि सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट टू मुगल, डेक्कन में सपोर्ट टू मुगल, मुगलों को सपोर्ट करेंगे कौन, मराठास, है ना, इन डेक्कन में सपोर्ट करेंगे। उसके साथ साथ शिवाजी के जो पुत्र थे, है ना, संभाजी, उनको मनसब दिया गया था 5000 का, 5000 मनसब टू संभाजी। संभाजी कौन थे, संभाजी थे हमारे शिवाजी महाराज के पुत्र, और संभाजी को औरंगजेब ने मार दिया था। तो औरंगजेब के कोर्ट में वो गए, ठीक है, तो औरंगजेब के कोर्ट में उन्हें क्या किया गया कि उतना रिस्पेक्ट नहीं किया गया, उनको फिर कैद कर लिया गया, है ना, उनको क्या कैद दिया गया, जयपुर पैलेस में कैद कर दिया गया। जयपुर पैलेस, है ना, आगरा फोर्ट में, जयपुर पैलेस में, है ना, कैप्चर कर लिया गया शिवाजी महाराज को, कैप्चर्ड शिवाजी महाराज, ठीक है। तो फिर शिवाजी महाराज वहां से निकल गए, है ना, वहां से निकल गए पैलेस में से और चले गए रायगढ़, ठीक है। रायगढ़ जाके उन्होंने क्या किया, रायगढ़ जाके उन्होंने अपना कोरोनेशन किया, ठीक है। तो ये अगला इंपॉर्टेंट चीज है, वो है कोरोनेशन। कोरोनेशन ऑफ शिवाजी, ठीक है। कोरोनेशन का मतलब क्या होता है कि ऑफिशियली आपको महाराजा बनाया जाता है, ठीक है। तो इसी कोरोनेशन में कुछ चीजें हुई, इंपॉर्टेंट चीजें कौन कौन सी है। सबसे पहले ये कहां पे हुआ, तो ये हुआ रायगढ़ में, ठीक है, जो कि शिवाजी महाराज का कैपिटल था, रायगढ़। कब हुआ, 1674 में, ओके। इसको अब देखिए, हिंदू थे ये, है ना, तो इन्होंने वाराणसी से, काशी से एक ब्राह्मण को बुलाया था, सबसे उस टाइम पे फेमस और आप कह सकते हैं प्रसिद्ध ब्राह्मण, जिनका नाम था गंगा भट्ट। तो उनको बुलाया गया था इनके कोरोनेशन के लिए। ये कौन थे, ये पंडित थे, ऑब्वियस सी बात है, पंडित की जरूरत होगी कोरोनेशन में, ब्राह्मण। इनको टाइटल दिया गया इस कोरोनेशन के बाद छत्रपति का। तो इसके बाद छत्रपति महाराज, ठीक है। तो इसके बाद इनको ये टाइटल मिला था, ऑलराइट। उसके बाद इनको इसी से लीगल राइट मिल गया, लीगल राइट, उन्होंने कहा कि मेरा अधिकार है, लीगल राइट ऑफ चौथ एंड सरदेशमुखी। इसकी लंबी चौड़ी कहानी है, हमने वो डिस्कस किया हुआ है, सरदेशमुखी, ठीक है। लीगल राइट मिल गया, और लीगल राइट के बाद उन्होंने अभी बोला था फिर से, आई एम द सेवियर ऑफ हिंदू रिलीजन, मैं हिंदू रिलीजन का सेवियर हूं, ओके। अब हम बात करते हैं उनके डेथ की और क्या हुआ फिर, ठीक है। तो शिवाजी का जो डेथ है, शिवाजी डायड इन 1680 में उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। कौन आते हैं फिर, तो फिर उनके बाद आते हैं उनके पुत्र संभाजी आते हैं, ठीक है, 1680 में, है ना। लेकिन उनका काल बहुत शॉर्ट होता है, वो 89 तक ही रह पाते हैं, ठीक है। 1689 में औरंगजेब उनको मरवा देते हैं, ठीक है, उनकी मृत्यु हो जाती है। क्यों मरवाते हैं, हमने बात किया, औरंगजेब के पुत्र अकबर को इन्होंने शरण दिया था उस टाइम पे, है ना, जो रेबेलियन कर रहे थे, और संभाजी ने उनको शरण दिया था, तो मिसअंडरस्टैंडिंग, तो संभाजी को मरवा दिया गया था, ठीक है। तो 1689 में हमने देखा, ठीक है। तो उसके बाद जो थ्रोन पे आए वो कौन थे, तो वो थे राजा राम कौन थे, तो राजा राम संभाजी के ब्रदर थे, शिवाजी के पुत्र थे, ठीक है। तो वो आए 1689 में,
ठीक है, 1689 में आए और 1700 में उनकी भी मृत्यु हो गई। ठीक है, फिर उनके जो पुत्र थे वो काफ़ी यंग थे उस टाइम पे। ठीक है, उनके पुत्र थे, काफ़ी यंग थे। उनकी वाइफ थी, आप कहो उनकी जो वाइफ थी, है ना, वो थी ताराबाई। ताराबाई ताराबाई और उनका पुत्र था शिवाजी द्वितीय। ठीक है, बहुत ही कम उम्र के थे ये। तो इनको शिवाजी द्वितीय को, सेकंड को छत्रपति बनाया गया और उनके जो गार्डियन बने वो ताराबाई बने। ठीक है, तो हम एक बार ऐसा करते हैं कि जो शिवाजी के जो भी लाइनअप है ना, लाइनअप इन द सेंस उनकी पूरी जो एंसेस्ट्री है उसको एक हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो सबसे ऊपर है छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज। ठीक है, शिवाजी। फिर उनके बाद आते हैं उनके दो पुत्र। ठीक है, एक है हमारे संभाजी जिनको कहते हैं, दूसरे हैं राजा राम। ओके, संभाजी आए और राजा राम आए। ठीक है, संभाजी आप देखोगे तो उनकी वाइफ थी। ठीक है, उनके जो पुत्र थे आप देखो तो वो शाहू जी। ठीक है, जिनको कैप्चर कर लिया था औरंगजेब ने संभाजी को मरवाने के बाद। ठीक है, और उनकी जो क्या बोलेंगे माता जी थी, यशुबाई थी। यशुबाई। तो यशुबाई और शाहू जी को औरंगजेब ने कैप्चर कर लिया था। ठीक है, 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो उसके बाद जब बहादुर शाह आए बादशाह बन के, तो फिर उन्होंने रिलीज कर दिया था शाहू जी को। हमने देखा था डिक्लाइन ऑफ मुगल्स में कि मराठा से अच्छे रिलेशन बनाने के लिए उन्होंने शाहू जी को रिलीज कर दिया था। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ ना कि संभाजी जो थे वो थे किंग रायगढ़ में। ठीक है, तो उनकी मृत्यु हो गई 1689 में। तो राजा राम फिर 1689 में अपना कैपिटल उन्होंने चेंज कर दिया। ठीक है, उन्होंने अपना कैपिटल चेंज करके जिंजी कर लिया कैपिटल। ठीक है, जो फोर्ट जीता था, है ना, जिंजी को कैपिटल कर लिया। लेकिन राजा राम ने कभी ऐसा नहीं बोला कि मैं छत्रपति हूं। उन्होंने बोला कि शाहू जी जो संभाजी के पुत्र थे उनके जगह पे मैं हूं, तो अगर वो रिलीज होके आते हैं तो वो छत्रपति बनेंगे, ना कि मैं। तो उनका एक वेसल आप समझ लो ये थे बैठे हुए। ठीक है, कभी भी उन्होंने अपने आप को छत्रपति नहीं कहा था। और शाहू जी को निकालने के लिए, मराठा को इंडिपेंडेंट करने के लिए फिर से राजा राम जी ने कोशिश की। ठीक है, तो राजा राम के जो पुत्र थे वो थे शिवाजी सेकंड। उसके साथ साथ एक और थे, वो थे संभाजी सेकंड पढ़ेंगे। और इनके जो माता जी थी वो थी ताराबाई। ठीक है, हम आगे जाके ताराबाई और जब शाहू रिलीज होते हैं और बालाजी विश्वनाथ आते हैं सीन में, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये था लाइनअप। ठीक है, हम चलते हैं अभी संभाजी के ऊपर। ऑलराइट, तो अगले हमारे आते हैं छत्रपति संभाजी। तो इनके काल में आपको याद रखना कि इन्होंने ही गेव शेल्टर टू अकबर। कौन अकबर? सन ऑफ औरंगजेब। तो इनको शरण दिया था, इस कारण इनको 1689 में किल्ड बाय औरंगजेब। बस इनके काल का ये याद रखिए। तो इनकी मृत्यु हो जाती है 1689 में और उसके बाद आते हैं हमारे राजा राम जी का जो काल है वो था 1689 से लेकर के 1700 तक। ठीक है, इनके काल की इंपॉर्टेंट चीजें क्या थी? तो ये शिवाजी के पुत्र थे, जैसा कि हमने डिस्कस किया प्रीवियस स्लाइड में, शिवाजी के ही पुत्र थे राजा राम। ओके, सेकंड, इनके काल की इंपॉर्टेंट चीजें ही मैं लिखूंगा। ओके, ये थ्रोन पे आए। ठीक है, उन्होंने कैपिटल को चेंज कर दिया। ठीक है, ट्रांसफर्ड कैपिटल टू जिंजी को इन्होंने कैपिटल बना लिया। ठीक है, ये याद रखना है।
ऑलराइट। और ये कैपिटल कब तक था? तो 1689 से लेकर 98 तक ये कैपिटल था। ठीक है जिन जी। और इन्होंने कहा कि मैं रिप्रेजेंटेटिव हूं साहू का। आई एम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ साहू। कौन साहू? संभाजी के पुत्र, संभाजी के पुत्र साहू, जिनको औरंगजेब ने कैद कर रखा है। ठीक है, वो साहू। तो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ साहू जी, कि वो वापस आएंगे तो गद्दी पे बैठेंगे, ये वाली बात है। ओके। और इनके काल में ही आप देखोगे कि काफी बहुत सारे मराठा कमांडर्स थे ना, अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करना चालू कर दिए थे, है ना। तो ये आप देख सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट चीज था इनके काल का। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, एक और चीज किया, फिर से कैपिटल को चेंज किया। ट्रांसफर्ड द कैपिटल अगेन, ट्रांसफर्ड कैपिटल टू सतारा। कैपिटल को फिर से चेंज करके वो सतारा चले गए, और सतारा काफी समय तक मराठा का कैपिटल रहता है। ठीक है, फिर पेशवा आते हैं, पूना हो जाता है, एंड सो ऑन। फिर उसके बाद कॉन्फेडरेसी आ जाती है, बहुत सारे अलग अलग पार्ट हो जाते हैं मराठास के। तो सतारा को ट्रांसफर किया कब? 1698 में। ठीक है, 1698 में सतारा को कैपिटल बना दिया गया। करेक्ट। ठीक है, रायगढ़, जिंजी, सतारा। 1700 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, मृत्यु होने के बाद मृत्यु होने के बाद क्या होता है? शिवाजी सेकंड आते हैं। कौन शिवाजी सेकंड? ये शिवाजी सेकंड, ये शिवाजी सेकंड आते हैं क्राउन पे। तो इनके जो गार्डियन थे वो कौन थे, है ना, जो डी फैक्टो रूलर आप कहोगे। तो इसके टाइम पे डी फैक्टो रूलर जो थे वो थे ताराबाई, इनकी माता जी। क्योंकि यार ये तो बहुत छोटे थे, ये कैसे रूल करेंगे, तो इसलिए ताराबाई को डी फैक्टो रूलर कहा जाता है। क्योंकि वो क्या, कोई डिसीजन ले नहीं सकती हैं, ले नहीं सकते शिवाजी सेकंड, तो ताराबाई लेंगे डिसीजन। ओके, ऑब्वियस सी बात है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ताराबाई सिंहासन पे थी। ठीक है, फिर आपको याद है एक कहानी आती है कि 1707 में बहादुर शाह ने साहू जी महाराज को रिलीज कर दिया। साहू जी रिलीज्ड, ओके, was released. साहू जी महाराज was released by बहादुर शाह। हमने डिस्कस किया। तो साहू जी महाराज रिलीज होते हैं, अब तो छत्रपति वो बनेंगे, क्योंकि राजा राम ने क्या बोला था कि वो तो रिप्रेजेंटेटिव है साहू जी के। तो साहू जी बाहर आएंगे और उनको गद्दी मिलेगी। लेकिन ताराबाई, अब होता है ना सिंहासन का मोह, तो ताराबाई को मोह हो गया कि भैया इतने दिन से हम शासन कर रहे हैं, मेरे पति जी भी गए, है ना, मेरे पुत्र हैं सिंहासन पे, तो थोड़ा मोह हो गया। तो मोह के कारण साहू जी और ताराबाई में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, बैटल हुआ। ठीक है, तो वो बैटल जो था वो था बैटल ऑफ खेरा। ठीक है, तो बैटल ऑफ खेरा को हम डिस्कस करते हैं। तो बैटल ऑफ खेरा में दो लोग थे। एक तरफ से थे शाहू महाराज, जो अभी अभी रिलीज हुए थे जेल से। ठीक है, दूसरी तरफ थे ताराबाई, जो शिवाजी सेकंड, है ना, की माता जी थी ताराबाई। शाहू जी महाराज की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे, वो थे बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, जो कि पहले पेशवा बनने वाले हैं आगे जाके। ताराबाई की तरफ से धन्ना जी थे। ठीक है, ताराबाई की तरफ से धन्ना जी थे, वो भी काफी अच्छे कमांडर थे। और उससे भी अच्छे कमांडर थे बालाजी विश्वनाथ, है ना, कहा जाता है। क्या हुआ, ऑब्वियस सी बात है, बालाजी विश्वनाथ जीत गए, साहू जी महाराज जीत गए, वॉन। तो वो जीत गए, तो अब छत्रपति कौन बन गए? साहू जी महाराज, है ना। तो हमारे नेक्स्ट जो रूलर होंगे वो साहू जी होंगे। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ कि इस बैटल के बाद, बैटल ऑफ खेड़ा के बाद एक ट्रीटी हुई, है ना। बैटल ऑफ खेड़ा के बाद क्या हुई, एक ट्रीटी हुई जिसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ वरना। ट्रीटी ऑफ वरना। ठीक है, ट्रीटी ऑफ वरना में डिसाइड हुआ कि साहू जी
शाहू जी सतारा में रहेंगे, ठीक है, और ताराबाई कोल्हापुर में रहेंगे, कोल्हापुर में, ठीक है। सतारा जो था वो नॉर्दर्न पार्ट था, ठीक है। तो एक तरीके से आप देखिए तो यहां पे डिवीजन हो गया, है ना, डिवीजन ऑफ, आप कह सकते हैं कि एम्पायर कहेंगे, लेकिन बाद में जाके वो कोल्हापुर को छोड़ के सब सतारा में ही रहने लगे थे मिलजुल के, बाद में हम बात करेंगे। तो इस तरीके से हुआ था बैटल ऑफ खेड़ा, और ट्रीटी ऑफ वर्ना हुआ, शाहू जी महाराज चले गए सतारा और ताराबाई चले गई कोल्हापुर। अंडरस्टैंडिंग था मराठास के बीच में, है ना, क्योंकि उस टाइम पे एक कॉमन एनिमी था, वो थे मुगल्स, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की, है ना। तो अभी आप याद रखो कि अब मॉडर्न टाइम में अब हम पेशवा का काल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलते हैं हम वापस, दोबारा से आपको रिकॉल करवाते हैं कि आप देखोगे तो ये 17, देखिए शाहू जी महाराज 1707 में बन चुके हैं, सतारा जा चुके हैं, है ना। हम मॉडर्न, औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी है, अब हम मॉडर्न काल में जा चुके हैं, ठीक है। तो अब हम जो पढ़ेंगे इसके बाद वो पढ़ेंगे हम पेशवा काल, है ना, 1713 से 1818 तक। तो अभी तक 1707 तक जो एडमिनिस्ट्रेशन में काम किया गया था, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन में जो शिवाजी महाराज ने काम किया था और दूसरे लोगों ने, उसको हम देखेंगे अभी, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन में हम देखेंगे शिवाजी ने क्या क्या किया। सबसे सुप्रीम कौन था, तो सबसे सुप्रीम पोस्ट जो था वो छत्रपति का था, है ना। छत्रपति का जो पोस्ट था वो सबसे बड़ा था, आर्मी कमांडर, फाइनेंस, है ना, होम अफेयर एंड सो ऑन, आप देख सकते हो वो सब शिवाजी महाराज यानी छत्रपति देखते थे, ठीक है। उन्होंने एक काउंसिल लगाया, है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उन्होंने एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाया था, उसमें कितने मिनिस्टर्स थे, 8 मिनिस्टर्स थे। कितने थे, 8 मिनिस्टर्स। और अगर आपने बाजीराव पिक्चर देखा है, बाजीराव मूवी जो आई थी, अगर आपने वो देखा है तो उसमें आपने देखा होगा कि शाहू जी वहां पे बैठे हुए थे, है ना, कोई एक्टर थे वहां पे बैठे, उनके जगह पे उनका रोल कर रहे थे। तो अष्ट प्रधान करके एक टर्म आया था वहां पे, जब बाजीराव प्रथम, जो बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे, आए थे अपना क्या करते हैं, क्रेडिट दिखाने के लिए कि मेरे कैपेबिलिटी क्या क्या है ना, वेद का ज्ञान और एडमिनिस्ट्रेशन का भी ज्ञान उन्होंने दिखाया था, वॉर का भी। तो अष्ट प्रधान करके एक वर्ड आया था उस टाइम पे। तो अष्ट प्रधान मतलब 8 मिनिस्टर्स के प्रधान थे, है ना। तो 8 मिनिस्टर्स का अष्ट प्रधान बनाया गया था, ठीक है, इसको बोलते हैं अष्ट प्रधान। अष्ट प्रधान। अब ये अष्ट प्रधान में ना कुछ 8 मिनिस्टर्स थे, उनका नाम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो आपको याद रखना चाहिए। तो सबसे ऊपर होंगे हमारे पेशवा, ठीक है, सबसे ऊपर है पेशवा, ठीक है। उसके बाद है अमात्य, ठीक है, उसके बाद है अमात्य या मजूमदार जिसको बोलते थे, जो थे फाइनेंस, ठीक है, जो थे फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, फाइनेंस ये करेंगे। और पेशवा क्या थे, छत्रपति सबसे सुप्रीम और सेकंड पोजीशन पे मान लो, है ना, तो सेकंड मोस्ट पावरफुल, ये सारी चीजें देखेंगे, ठीक है, ये सारी चीजें देखेंगे, कंट्रोल करेंगे सबको। पेशवा, अमात्य, सचिव, ठीक है, सचिव या सुरनाविस या सचिव ही याद रखिए आप, ठीक है। सचिव जिसको आप कह सकते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस, है ना, कॉरेस्पॉन्डेंस या कम्युनिकेशन आप मान सकते हो इनको, ठीक है, कम्युनिकेशन के हेड, ये कम्युनिकेशन मिनिस्टर, टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर जो थे ना, वैसे ये थे, और ये इनका काम बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर हमारे आते हैं दबीरे सुमंत, है ना, सुमंत डिफेंस, ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर आप इसको, या फॉरेन मिनिस्टर आप ले लो, है ना, फॉरेन मिनिस्टर इनके अंडर में था। फिर
सर ए नौबत। सर ए नौबत जो आर्मी कमांडर था, जो आर्मी चीफ होता है ना, वैसे आर्मी कमांडर। वैसे पेशवा ही देखते थे सब कुछ, कमांडर, बट आर्मी कमांडर भी चाहिए, चीफ है ना। डिफेंस मिनिस्टर तो है, सब कुछ है, प्राइम मिनिस्टर भी है, बट और आर्मी कमांडर भी चाहिए। फिर एक था वकिया नाविस, है ना, ये था पर्सनल सिक्योरिटी, होम मिनिस्टर आप इसको कह सकते हो। पर्सनल सिक्योरिटी ऑफ किंग, छत्रपति के पर्सनल बॉडीगार्ड्स जो आप कहेंगे ना, वो थे। फिर हमारे पंडित आते हैं, इनका तो नाम ऑब्वियस सी बात है, ये रिलीजियस वाले, पंडित राव, है ना, वो रिलीजियस अफेयर्स देखेंगे, है ना, रिलीजियस अफेयर। और फिर हमारे आते हैं न्यायाधीश, जो अभी भी हमारे न्यायाधीश हैं, है ना। न्यायाधीश मतलब क्या होगा, जज, है ना, लॉ एंड ऑर्डर। तो चीफ जस्टिस आप ले लो, चीफ जस्टिस। तो ये 8 मिनिस्टर्स थे जिनको हम अष्ट प्रधान कहते थे। तो शिवाजी का रेवेन्यू क्या था, रेवेन्यू मॉडल। तो रेवेन्यू में शिवाजी कलेक्ट करते थे 33% टैक्स, ओके, 1/3, 1/3, 1/3 ये चार्ज करते थे एज टैक्स, ठीक है। और ये जो टैक्सेशन का जो पॉलिसी, रेवेन्यू पॉलिसी इनका था, वो बहुत ही ज़्यादा किन से प्रभावित था, तो वो मलिक अंबर से प्रभावित था। मलिक अंबर से प्रभावित था इनका रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम, ठीक है। इन्होंने रैयतवाड़ी, अब ये टैक्स कहाँ से कलेक्ट करते थे, तो ये सीधा फार्मर से जाके या पेजेंट से जाके कलेक्ट करते थे, सीधा कलेक्शन होता था, कोई बीच जमींदार वामींदार नहीं, ठीक है। और कलेक्शन वाले जो थे, देश पांडे थे, देशमुख थे और पाटिल। आप देखोगे रेवेन्यू ऑफिसर्स जिसको कहा जाता था, आज भी वो टाइटल आप देखोगे है। तो रेवेन्यू में आप देखोगे कि देश पांडे, देशमुख और पाटिल, ये सब रेवेन्यू कलेक्शन वाले हैं, है ना, ऑफिशियल्स थे, टाइटल था। अब तो सबका टाइटल हो गया ये, है ना। तो ये था। और 2 टैक्स आपको बहुत दिन से हम उसको रट रहे हैं, है ना, एक तो चौथ था और सरदेशमुखी। जो चौथ था, चौथ वो 1/4, चौथ 1/4, और सरदेशमुखी 1/10, सरदेशमुखी जो कि वो कलेक्ट करते थे 1/10, ठीक है, कलेक्शन का। तो ये आपका रेवेन्यू सिस्टम हो गया शिवाजी के अंडर। तो अब हम चलेंगे हमारे पेशवा काल में, ठीक है, लेट्स मूव ऑन। अब हमारा काल स्टार्ट होता है पेशवा से। हमने डिस्कस किया था पहले ही, दोबारा मैं आपको लेके चलता हूँ, रिपीट करता हूँ कि ये वाला काल हमने कवर कर लिया, शिवाजी का पीरियड। हमने एडमिनिस्ट्रेशन देख लिया, रेवेन्यू देख लिया, और क्या क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। अब हम चलते हैं पेशवा पे, है ना। तो हम मराठा की पूरी हिस्ट्री को देख रहे हैं यहाँ पे, इसलिए थोड़ा सा लंबा होगा वीडियो, ओके। तो पेशवा काल, तो पेशवा में सबसे पहले पेशवा, आपको इनकी कहानी मैं बता चुका हूं, बालाजी विश्वनाथ, ठीक है। तो इनका जो काल है वो 1713 से, इनको पहले सेना करते बनाया गया था 1707 में, और 1713 में जाके इनको पेशवा का टाइटल मिला था, ठीक है। और 1720 तक ये रहते हैं, ठीक है। इनके बाद इनके पुत्र आते हैं बाजीराव, ये वही बाजीराव हैं, बाजीराव प्रथम आप कह सकते हो इनको। और ये सबसे शूरवीर, सबसे प्रतिभाशाली पेशवा थे, है ना। बाजीराव और मस्तानी वाले हैं ये पेशवा थे। फिर उसके बाद आते हैं, देखिए नाम अगर आपको याद रखना तो बहुत सिंपल है, पहले बालाजी, फिर बाजीराव, फिर इन दोनों को कंबाइन कर दीजिए, तो बालाजी बाजीराव, ठीक है। ये अगले पेशवा थे। इनका जो काल था वो 1740 से लेके 61 तक था। और आप देखेंगे इन्हीं के काल में 3rd बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, जो जिसके बाद मराठा साम्राज्य पूरी तरीके से बिखर गया था, ठीक है। तो बालाजी बाजीराव। फिर हमारे आते हैं माधवराव, ये भी काफी केपेबल थे, माधवराव। इनका काल है 1761 से लेकर 1772 तक। इन्होंने संभालने की कोशिश की बट संभल नहीं पाए, ठीक है।
क्योंकि वहाँ पे रघुनाथ राव आ जाते हैं और फिर कहानी ऊपर नीचे हो जाती है। तो माधव राव, फिर आते हैं हमारे नारायण राव, ठीक है, 1772 से लेकर 1774 तक। और फिर आते हैं हमारे माधव नारायण राव, ठीक है, दोनों का नाम कंबाइन, वही चीज हो रहा है जो पहले हुआ था, माधव नारायण राव, ओके, 1774 से लेकर के 95 तक, ठीक है। और जो आखिरी थे पेशवा वो थे बाजीराव द्वितीय, ठीक है। और ये थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के बाद इनका जो मराठा थे वो सब्सिडरी अलायंस में चले गए और मराठा एम्पायर पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए। उसके बाद कानपुर भेज दिया गया था इनको। फिर उसके बाद आप देखेंगे रिवॉल्ट ऑफ 1857 वहां से स्टार्ट होता है फिर, ठीक है। तो ये हमारे पेशवा काल थे, पेशवा थे पूरे बालाजी विश्वनाथ से लेके बाजीराव सेकंड तक, ये थे पेशवास। अब हम एक एक करके सबको देखेंगे कि पेशवा ने क्या क्या किया। सबसे पहले हम उठाते हैं प्रथम पेशवा को, जो कि थे बालाजी विश्वनाथ, ओके। तो बालाजी विश्वनाथ जो हमारे थे 13 से लेकर के 20 तक थे, है ना, 1713 to 1720। इनका इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से? तो इनका इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले शाहू महाराज को आप देखोगे तो शाहू महाराज आए गद्दी पे, है ना, बैटल ऑफ खेड़ा के बाद, और इनको सेना करते का सबसे इनिशियल टाइटल क्या दिया गया इनको? इनिशियल टाइटल इनको सेना करते मिला। इनिशियल टाइटल या पोजीशन आप कहोगे, इनको सेना करते बनाया गया, सेना करते। फिर सेना करते बनाने के बाद, है ना, 1713 में जाकर के इनको पेशवा बनाया गया, ठीक है। तो ये प्रथम पेशवा आप मान लो, ऑलराइट। तो 1713 में ये पेशवा बन जाते हैं। कौन बनाते हैं इनको? शाहू जी महाराज बनाते हैं, आपको पता है। इनके काल का इंपॉर्टेंट चीज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। डिक्लाइन ऑफ मुगल के टाइम पे आपको याद होगा सैयद ब्रदर्स, फारूक सियर, है ना, फारूक सियर के साथ आप कह सकते हैं सैयद ब्रदर्स के साथ ट्रीटी ऑफ दिल्ली साइन किया था इन्होंने, है ना। इनके काल का ट्रीटी, दिल्ली की संधि, ट्रीटी ऑफ दिल्ली। ट्रीटी ऑफ दिल्ली जो है उसमें दो पार्टीज थे, एक तो थे बालाजी विश्वनाथ या साहू के रिप्रेजेंटेटिव विश्वनाथ, और दूसरे थे सैयद ब्रदर्स, फारूक सियर के काल की बात है, सैयद ब्रदर्स, ठीक है। तो इसमें क्या डिसाइड किया गया था? इसमें डिसाइड किया गया था कि मराठास को दिया जाएगा क्या, चौथ और सदेशमुखी का राइट दिया जाएगा दिल्ली में, ठीक है। तो उनको मिला चौथ और सदेशमुखी, क्योंकि साहू महाराज वापस आ गए थे, मराठा एम्पायर को आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी थी। तो इनको मिल गया, सैयद ब्रदर्स ने इनको चौथ और सदेशमुखी का अधिकार दे दिया, लिख के फरमान, डेक्कन से कलेक्ट करने के लिए खुद से सरदेश मुखी, ओके। ये मिला। बदले में सैयद ब्रदर्स ने क्या किया? अब उनका सपोर्ट मांगा बालाजी का, और फारूक सियर का गर्दन धड़ से अलग कर दिया, है ना, और कहा कि आप प्रोटेक्ट करोगे हमें दिल्ली में, और साथ साथ मुगल एम्पायर को भी सपोर्ट करोगे डेक्कन में, ठीक। और यही जो था ट्रीटी ऑफ दिल्ली को माना जाता है कि ये मैग्ना कार्टा था, मैग्ना कार्टा ऑफ मुगल एम्पायर, सॉरी मराठास। ट्रीटी ऑफ दिल्ली को मैग्ना कार्टा ऑफ मराठास कहा जाता है, ठीक है, कि मराठा एम्पायर को ऑफिशियल स्टेटस मिलने के लिए ये फरमान था, ठीक है। तो बालाजी विश्वनाथ की कहानी यहीं पे खत्म होती है। हमारे नेक्स्ट रूलर पे यानी पेशवा पे जो थे बाजीराव, ठीक है, बाजीराव प्रथम, ओके, या फर्स्ट बाजीराव ही कहते हैं। 1720 से लेके 1740 इनको कहा जाता है ये अल्प आयु के थे,
अल्प आयु के थे इन द सेंस कि सिर्फ 40 वर्ष में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ये 1700 में पैदा हुए थे, इनका जन्म हुआ था, और 1740 में ये मर गए थे। और कहते हैं कि ये मेंटल हेल्थ से मर गए थे। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए थे मस्तानी में। ठीक है, तो इसके कारण इनके जो समाज थे उनको क्या बोलते हैं, बहिष्कृत कर दिया गया था, है ना, एक्सक्लूड कर दिया गया था इनको समाज से, तो इसलिए इनका ये हालत हुआ। लेकिन ये काफ़ी केपेबल थे और कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा एक्सटेंशन इन्होंने किया, है ना। और इनके बाद जो आएंगे इनके पुत्र बालाजी बाजीराव, उनके काल में तो सबसे ज़्यादा एक्सटेंशन हुआ था भारत में मराठास का। ठीक है, इनके काल की इंपॉर्टेंट चीज़ें हम उसको डिस्कस करते हैं। देखिए, तो उस टाइम पे अगर आपको याद हो, मैं आपको मैप पे ले चलता हूँ वापस। उस टाइम पे याद हो तो यहाँ पे था हमारा हैदराबाद। कहाँ पे? यहाँ पे था हमारा हैदराबाद, इस रीजन में। ये जो रीजन है ये हैदराबाद का रीजन है। ठीक है, 1720 की बात है। उस टाइम पे मुगल काफ़ी, मतलब औरंगजेब कब गए? 1707 में गया, 1720 की बात हो रही है ना, 24 की। तो मुगल ने एक गवर्नर भेजा, जिनका नाम था मुबारिस खान। मुबारिस खान क्या गवर्नर भेजा? किसका? हैदराबाद का। असाइन किया भाई, वो तो उनका क्या बोलते प्रोविंस है, तो वही असाइन करेंगे ना, और कौन करेगा। तो पूरे हक के साथ मुबारिस खान को भेजा गया। लेकिन अगर आपको याद हो तो 1722 में निज़ामुल मुल्क ने कहा था कि भैया अब हैदराबाद हो गया है फ्री, आपको हम देंगे सालाना कुछ मुगल को, लेकिन अब ये फ्री है। तो फिर 1724 में, ठीक है, 1724 में एक बैटल होता है। ठीक है, इन्हीं के बाजीराव के काल में बैटल ऑफ शकुर खेरा कब होता है? 1724 में। किसके किसके बीच में होता है? तो एक तरफ से थे मुबारिस खान जो कि मुगल ने भेजा था, और एक तरफ से थे निज़ाम उल मुल्क। ठीक है, निज़ामुल मुल्क, जो कि हम कहते हैं फाउंडर ऑफ हैदराबाद है। कौन जीता? निज़ामुल मुल्क जीत गए। निज़ामुल मुल्क इसमें जीत गए। तो इससे क्लियर था कि अब भाई हैदराबाद फुल कंट्रोल में किसके हैं? निज़ामुल मुल्क के हैं। ठीक है, और कोई नहीं आ सकता है यहाँ पे। तो अल्टीमेटली हम कहेंगे कि डेक्कन में कौन पावरफुल था इस टाइम पे? निज़ामुल मुल्क, है ना, हम कहेंगे। अब देखिए, अगर कोई व्यक्ति आता है और निज़ामुल मुल्क को भी हरा देता है तो क्या कहेंगे, है ना। सिंपल मैथमेटिक्स है, ए ने बी को हराया, बी ने सी को हराया, है ना। ए ने बी को हराया, सी ने सी को हराया, तो ऑब्वियस सी बात है ना, बी ने सी को हराया तो ए भी सी को हरा देगा, राइट। तो वो वाली बात है। तो जब निज़ामुल मुल्क जीत गए, मुगल से ये पावरफुल हो गए हैदर डेक्कन में, और बाजीराव ने निज़ामुल मुल्क को हरा दिया। ठीक है, तो उन्होंने डिफीट कर दिया। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या? तो डिफीटेड निज़ामुल मुल्क को इन्होंने डिफीट कर दिया। ठीक है, हरा दिया इनको। किसमें? बैटल ऑफ पालखेड़ा। और ये चीज़ आपको मूवी में देखने को मिलेगा। बाजीराव मूवी आप देखोगे ना, तो निज़ाम के साथ ये आपको देखने में, वो थोड़ा ड्रामेटिक तरीके से दिखाया गया है, बट उनको हराया, निज़ामुल मुल्क को हरा दिया गया था पालखेड़ा के युद्ध में। ठीक है, और इनके साथ एक ट्रीटी की गई थी इसके बाद, है ना, बैटल ऑफ पालखेड़ा के बाद। वो थी ट्रीटी ऑफ मुंशी शिवगांव की ट्रीटी की गई थी। ओके, तो यही था ट्रीटी, है ना। मुंशी शिवगांव की ट्रीटी में क्या हुआ कि निज़ामुल मुल्क को कहा गया था भैया आपका हैदराबाद जो है अब हम वहाँ पर टैक्स कलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये कहानी थी। अब ये डेक्कन में देखिए सबसे पावरफुल निज़ाम थे, उसको हरा के खुद ही बन गए सबसे पावरफुल। ठीक है, उसके बाद इनकी इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है? तो इन्होंने 1737 में बाजीराव ने दिल्ली पे भी चढ़ाई कर दी।
है ना, उन्होंने क्या किया, इन्वेडेड दिल्ली। मुगल तो पूरे तरीके से गए, इन्वेडेड दिल्ली, समझ रहे हैं, दिल्ली को इन्वेड कर दिया इन्होंने। और इनके टाइम की कहानी है कि एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट होता है। क्या है वो डेवलपमेंट? तो कॉन्फेडरेसी, कॉन्फेडरेसी कहते हैं ना कि इतना बड़ा एम्पायर, कॉन्फेडरेसी सिस्टम स्टार्ट हो गया इनके टाइम पे। क्या और कौन कौन थे उस कॉन्फेडरेसी में, उसको हम देखेंगे अभी। लेकिन उससे पहले इन्वेडेड दिल्ली, जब दिल्ली को इन्वेड किया तो क्या किया गया उस टाइम पे? तो इस टाइम पे ये राइट लिया गया कि हम नॉर्थ इंडिया में भी कलेक्ट करेंगे टैक्स। नॉर्थ इंडिया में भी टैक्स राइट किसको मिल गया? टैक्स राइट मतलब सरदेशमुखी और चौथ की बात हो रही है यहाँ पे, वो कलेक्ट करेंगे मराठास। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर हम देखते हैं अभी कॉन्फेडरेसीज को। ओके, कौन कौन से कॉन्फेडरेसीज इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से जगह पे था, उसको हम मैप से ही समझ लेते हैं। ठीक है, तो एक मैप मैं बनाने की कोशिश फिर से करता हूँ। ठीक है, इस पर थोड़ा सा धीरे धीरे। ओके, तो ये आपका कुछ स्केल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये स्केल से बड़े है, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। तो ये हमारा इंडिया का मैप लगभग है ना, ये हमारा इंडिया का मैप, उसको रहने देते हैं। तो आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा हो गया था मराठा एम्पायर। ठीक है, पूरा यहाँ तक आप कंसीडर करो तो पूरा मराठा एम्पायर यहाँ तक पूरा फैला हुआ था। ठीक है, इस तरीके से लगभग छोटे छोटे पार्ट्स थे। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स थे। एक छोटा सा कॉन्फेडरेसी था, उसी में पार्ट वो थे नागपुर वाले। ठीक है, तो नागपुर वाले यहाँ थे, नागपुर। ठीक है, तो नागपुर जो था वो किनके कंट्रोल में था? तो वो भोसले के कंट्रोल में था। कॉन्फेडरेसी, भोसले का डायनेस्टी वहाँ पे चल रहा था। ठीक है, फिर हमारे इंदौर आते हैं। इंदौर यहाँ पे है कहीं पे, इंदौर। तो इंदौर में आप देखोगे, इंदौर में तो वो होलकर थे। ठीक है, होलकर। फिर गायकवाड़ कहाँ थे? बड़ौदा, है ना, बड़ौदा में, बड़ौदा आप यहाँ पे ले लो, है ना, तो यहाँ पे बड़ौदा में थे गायकवाड़। ठीक है, गायकवाड़। फिर सिंधियाज, सिंधिया आप देखोगे यहाँ पे ग्वालियर है ना, ग्वालियर, ग्वालियर। तो ग्वालियर में थे सिंधिया। ठीक है, सिंधिया भी मराठाइज है। ठीक है, सिंधियाज। और फाइनली जो पूना है हमारा, है ना, पूना, यहाँ पे पुणे, तो पूना में थे हमारे पेशवा। ठीक है, पूना में थे हमारे पेशवा। तो ये हो गई थी कॉन्फेडरेसी सिस्टम। तो ऐसे कॉन्फेडरेसी डेवलप हो गई थी मराठाज एम्पायर में। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद क्या हुआ? तो हमने डिस्कस किया था बाजीराव प्रथम को, है ना, कैसे बाजीराव ने निज़ाम को हराया एंड सो ऑन, है ना, दिल्ली पे भी एक्सपेंशन किया। इसके बाद आते हैं इनके पुत्र। ठीक है, इसके बाद इनके पुत्र आते हैं जिनका नाम था बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजी राव। ठीक है, और इनके काल में मराठा एम्पायर का सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ, और इनके ही काल के बाद मराठा एम्पायर पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे कैसे। तो इनका जो रियल नेम था, ये सन थे बाजीराव के। ठीक है, इनके दो सन थे एक्चुअल में। बाजीराव जो है ना यहाँ पे, इनके दो सन थे, यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। बाजीराव जो है, इनके दो सन थे। एक थे ये बालाजी बाजीराव, और दूसरे थे रघुनाथ राव। हम देखेंगे आगे जाके कैसे ये रघुनाथ राव
ब्रिटिशर्स के साथ मिल जाते हैं और जो बालाजी बाजीराव के है ना पुत्र होंगे और उनके जो पुत्र होंगे उनको हटाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो होता है फिर एंग्लो ब्रिटिश वॉर, सॉरी एंग्लो मराठा वॉर होता है फिर मराठाज और ब्रिटिशर्स के बीच में, और रघुनाथ राव ब्रिटिशर्स की तरफ से रहते हैं। ठीक है, तो बालाजी बाजीराव इनका जो रियल नेम था वो नाना साहेब था। रियल नेम जो था वो था नाना साहेब। अब ये कंफ्यूज नहीं होइएगा, इनका भी नाम नाना साहेब था और जो कानपुर वाले होंगे उनका भी नाम होगा। ठीक है, तो वो दोनों अलग अलग लोग हैं। तो नाना साहेब आए, बहुत सारे रिफॉर्म्स किए उन्होंने। ओके, और इन्हीं के काल में जब ये पेशवा बने थे तो शाहू जी महाराज का डेथ हो गया था। शाहू जी डाइड, शाहू जी है ना, छत्रपति शाहू जी डाइड। कब उनकी मृत्यु हुई? तो 1748 में हुई। अब इसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है कि शाहू जी की मृत्यु के बाद उनके जो भी वंशज थे, ठीक है, उनके साथ क्या किया गया? एक ट्रीटी कर लिया गया। बालाजी बाजीराव ने ट्रीटी किया। ओके, और उसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ संगोला। ट्रीटी ऑफ संगोला, ट्रीटी ऑफ संगोला। और यहां से ट्रीटी ऑफ संगोला के बाद से ये किनके बीच में हुआ? तो ये हुआ था पेशवा यानी बालाजी बाजीराव और छत्रपति के बीच में। ठीक है, जो थे उस टाइम पे राजा राम द्वितीय, राजा राम द्वितीय। ओके, तो राजा राम द्वितीय जो कि शाहू महाराज के पुत्र थे, तो उनके बीच में हुआ था और पेशवा के बीच में क्या हुआ था डील? तो डील ये हुआ था कि अब से पेशवा ही मराठा साम्राज्य के रियल क्या होंगे? सुप्रीम होंगे। अब वो सेकंड नंबर से फर्स्ट नंबर पे चलेंगे। ओके, क्या हुआ? बिकेम द रियल रूलर, बिकेम द रियल रूलर ऑफ मराठास। अब से छत्रपति के जगह अब पेशवा होंगे। ठीक है, नंबर 1। तो ये था ट्रीटी ऑफ संगोला, और इसके बाद पूरी तरीके से बालाजी बाजीराव ने अपने आप को सुप्रीम बना लिया। ठीक है, पेशवा ने। और इनके काल में कहते हैं कि सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ था, सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन इनके काल में हुआ था मराठास का। कहाँ कहाँ तक हुआ था? ओरछा इन्होंने अपने अंडर में ले लिया था, एक्सपेंशंस। ठीक है, सबसे पीक पे था, सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ था। 1742 में इन्होंने ओरछा, जो आप जानते हैं बहुत फेमस है, वो झांसी के पास पड़ता है ना, एमपी में, उसको कैप्चर कर लिया था। निज़ाम की भी मृत्यु हो गई थी इनके काल में। ठीक है, और सबसे ज़रूरी चीज़ जो इनके काल में हुआ था वो था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जिसकी बात हम अब करेंगे। बैटल ऑफ पानीपत 1761। ठीक है, तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत से पहले हम कुछ है ना स्टैब्लिश कर लेते हैं अपने ना बैटल को। तो बालाजी बाजीराव के एक प्रमुख क्या बोलते हैं सपोर्टर थे, है ना, वो भी काफ़ी शक्तिशाली थे और काफ़ी केपेबल थे। लेकिन कहा जाता है कि उनका वो थोड़े, अब आज के डेट में आप देखोगे मराठास को, तो जनरली मैं बात कर रहा हूँ, सबकी बात नहीं है, कि थोड़े एग्रेसिव ज़्यादा होते हैं वो, है ना। एग्रेसिव इन द सेंस चलते चलते में कुछ काम कर लेना, है ना। सहनशीलता की कमी आप मानो, इन जनरल हम बात करें, सबकी बात नहीं कर रहे। तो सहनशीलता थोड़ा कम था उनमें। किन में? तो यहाँ लिखता हूँ मैं, वो है सदाशिव राव भाव। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट नाम है, आपको याद रखना है, सदाशिव राव भाव। ठीक है, भाव उनको कहते हैं। और इनके जो पुत्र बालाजी बाजीराव के पुत्र हैं विश्वास राव, तो विश्वास राव, सदाशिव राव और बहुत सारे उनके साथ कमांडर्स भी गए थे, और करीबन 50,000 सोल्जर्स को लेकर वो रवाना हो गए। कहाँ पे? दिल्ली की तरफ। ठीक है, दिल्ली की तरफ रवाना हुए। क्यों रवाना हुए? क्योंकि उस टाइम पे आए थे अहमद शाह अब्दाली, वही अहमद शाह अब्दाली जिन्होंने 7 बार आक्रमण किया हुआ है भारत के ऊपर, है ना। और वही अहमद शाह अब्दाली जिनको दुर्रे दुर्रानी के नाम से जाना जाता था, है ना।
जिनको टाइटल दिया था नादिर शाह ने दुर्रानी का, ठीक है, उनसे लड़ने के लिए ये चल पड़े, ठीक है, कि पहले से थोड़ा सा मतभेद चालू था इनके बीच में, ठीक है। तो मतभेद चालू था और अब कॉन्टेक्स्ट स्टार्ट हो जाता है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत का, ठीक है। इन्होंने क्या किया था मराठाज ने कि जो दुर्रानी एम्पायर था ना सटा हुआ, आपको मैप पे ले चलता हूँ दोबारा से, यहाँ पे आप देखोगे तो ये दुर्रानी का था, ये जो देख रहे हैं ना ये दुर्रानी एम्पायर था यहाँ पे, ठीक है। तो इसी से लगा हुआ बहुत सारे उसके गवर्नर्स थे, तैमूर वगैरह उसके पुत्र भी थे, तो उसको भगा दिया था यहाँ से, ठीक है। इन लोगों ने सदाशिव एक मराठास ने उनको भगा दिया था, तो उसके कारण काफ़ी, और जो दिल्ली में भी उनका था नज़मुद्दौला, उसको भी भगा दिया था, ठीक है, उनका रिप्रेजेंटेटिव दुर्रानी का। तो इस कारण से लड़ाई चालू हो गई, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली आ गए, ठीक है, वो लड़ना नहीं चाहते थे, है ना, वो जाना चाहते थे, बट सदाशिव जी ने बोला कि भाई हम तो आए हैं लड़ने के लिए, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, हम तो आए हैं लड़ने के लिए आपसे, आपको ऐसे कैसे जाने दें, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली के जो अफगानिस्तान में था उनका, वहाँ पे थोड़ा विद्रोह वगैरह चालू हो गया था, तो उनको वहाँ जाना था। तो इन्होंने सदाशिव जी को भाव को बुलाया था अपने कोर्ट में, बोला था कि देखो जो भी मतभेद है उसको हम, आप वापस चले जाओ मराठा मतलब पूना, जो भी मतभेद है उसको हम बाद में सेटल कर लेंगे, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं उसको हम बाद में ट्रीटी के माध्यम से सेटल कर लेंगे, अभी मुझे वहाँ जाना है। लेकिन फिर इन्होंने बोला सदाशिव जी ने, हम तो भाई लड़ने आए हैं, ऐसे कैसे आपको जाने देंगे, हम लड़के ही जाएंगे। तो दो यहाँ पे चीज़ें थी, एक तरफ थे अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली, और एक तरफ थे मराठास, ठीक है। मराठास की तरफ से जो इम्पोर्टेंट लोग थे, तो वो उसमें से दो नाम आप याद रखो, सदाशिव राव भाऊ, और जो बालाजी बाजीराव जो पेशवा थे उनके पुत्र विश्वास राव, ये दोनों थे, और इनके साथ 50,000 सैनिक गए हुए थे, ठीक है, और भी कमांडर्स थे, उसमें एक मुस्लिम कमांडर भी थे, ओके, इब्राहिम खान गर्दी, ये याद रख सकते हो, इब्राहिम खान गर्दी, ओके, तो ये भी गए हुए थे। तो बहुत दिन से ना इन लोग को कोई फूड वगैरह कुछ दे ही नहीं रहा था, ठीक है, बहुत दिन से ये स्टारवेशन में थे, क्योंकि ये इनका आदत था कि आपको पहले बताया मैंने कि बाकी जो भी वहाँ पे राजपूताना थे, जाट थे, सब पे आक्रमण करना दिन भर, है ना, जब मन किया तब आक्रमण कर दिया, जब मन किया कुछ भी लूट लिए। तो सब इनसे नाराज थे मराठा से, तो किसी ने कुछ सपोर्ट नहीं दिया, खाना भी नहीं दिया किसी ने, ठीक है। और अहमद शाह अब्दाली ने ये कोशिश किया था कि इनको कुछ ना मिले रिसोर्स, खाते खाते, है ना, तो बोलते हैं कि बैटल ऑफ पानीपत से पहले 3 दिन तक इनके सैनिकों ने कुछ खाया ही नहीं था, बैटल से पहले, आप सोचिए, तो सब स्टार थे पहले से। तो अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिव राव भाव को बुलाया और बोला कि देखो तुम्हारे सैनिक, है ना, स्टारवेशन कर रहे हैं, भूखे हैं, ठीक है, आपको एक ऑप्शन देता हूँ कि आप खाना खाइए, ठीक है, और कृपा करके लौट जाइए अपने वहाँ पे, मुझे वहाँ जाना है, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली ने ऐसा बोला, सदाशिव भाव ने बोला कि नहीं भाई मैं तो नहीं जाने दूंगा, हम तो लड़ेंगे भैया। तो इनके पास 2 ऑप्शन था, ठीक है, इनके आर्मी के पास 2 ऑप्शन था, नहीं तो हम वापस जाएं और वापस जाने में भी कोई खाना नहीं मिलेगा, वैसे ही मर जाएंगे, और दूसरा कि लड़े। तो इन्होंने डिसाइड किया कि चलो भैया लड़ते, ठीक है, लड़े और बहुत बुरी तरीके से हार गए, क्या हो गए या डिफीटेड, बहुत बुरी तरीके से। फिर आपको बताया कि जाट किंग थे सूरजमल, उन्होंने इनको खाना दिया, अंतिम संस्कार वगैरह सब कुछ किया, है ना। तो फिर इसका न्यूज़ पहुंचा कहाँ, बालाजी बाजीराव के पास। बालाजी बाजीराव न्यूज़ सुनते ही उनको हार्ट अटैक आ गया और उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो ये था पानीपत की कहानी, ठीक है। जिद ने, अगर वो नहीं करते इतनी जिद, तो हो सकता था कि इस बैटल में अहमद शाह अब्दाली हार जाते, ठीक है। तो इसका इम्प्लीकेशन क्या था, तो इम्प्लीकेशन ये था कि डेक्कन में सबसे जो मजबूत था, डेक्कन में सबसे मजबूत जो मराठा थे, मोस्ट पावरफुल, वो हार गए, ठीक है, और बहुत बुरी तरीके से हारे, है ना। तो इसके बाद इनका रेपुटेशन जो था ना बहुत गिर गया, है ना, रेपुटेशन बहुत गिर गया, और उसके बाद से
इनका पतन चालू हो गया। माधवराव ने संभालने की कोशिश की लेकिन फिर भी वो संभाल नहीं पाए। ठीक है, पूरी तरफ एनार्किज्म, आपको पता ही एक कॉन्फेडरेसी था, सब अपने अपने में बिजी हो गए। ठीक है, तो ये कहानी थी डिक्लाइन ऑफ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की। इसके बाद हम चलेंगे एंग्लो मराठा वॉर्स पे। 3 वॉर्स हुए थे, उसको हम समझेंगे माधवराव से। ठीक है, हम उसको समझेंगे माधवराव से हमारे अगले वीडियो में। ठीक है, वैसे ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था क्योंकि कहानी बहुत बड़ी है। हम मेडाइवल से लेके मॉडर्न तक आए हुए थे, तो अगले वीडियो को शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा। 3 बैटल्स को देखेंगे, कैसे रघुनाथ राव बिट्रे करते हैं मराठास को, है ना, और फाइनली सब्सिडरी अलायंस करना पड़ता है बाजीराव सेकंड को और कानपुर डिपोर्ट हो जाते हैं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।